अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक बाजार भाव के लिए हल्दी की खुदाई और प्रोसेसिंग कैसे करें। बटेर पालन करके अधिक आमदनी ले रहे एक किसान से खास मुलाकात। हमारे प्रदेश के कुछ किसान बटेर पालन करके अच्छा लाभ ले रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हम आपको ग्राम दीघा जिला पटना के एक सफल किसान सुधीर कुमार से मिलवाने जा रहे हैं, जो पिछले 5 वर्षों से बटेर पालन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो ये बटेर पालन किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। जयपाल नगर गोला रोड जिला पटना के युवा किसान अनिकेत कुमार 3 से 4 हजार बटेरों का पालन करके प्रतिमाह इनसे 60 से 80 हजार रुपए की शुद्ध आमदनी कमा रहे हैं। इनका कहना है कि मुर्गी पालन की अपेक्षा बटेर पालन कम समय में अधिक आय देने वाला व्यवसाय है। बटेर पालने के लिए वो मुर्गी से काफ़ी अलग होता है, तो मुर्गी में काफ़ी रोग वगैरह आता है, इसमें वैसा कुछ नहीं है। इसमें आप जितना पूंजी लगाइएगा तो मुर्गी में तो डूब भी जाता है कभी कभी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि संख्या इसका बरकरार रहता है और मोटिलिटी नहीं है और इसमें बचत भी अच्छा है मुर्गी की अपेक्षा। और कम संख्या में भी आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा कमा लेंगे। जैसे कि 1000 बटेर आप अगर पालिएगा तो उसमें आप करीब 20,000 रुपया 15,000 रुपया तक आप कमा सकते हैं। और उसमें कुछ नहीं है, जैसे मुर्गी का सिस्टम है वैसे ही नीचे लीटर बिछाया जाता है और उस पर चूजा को रखा जाता है। थोड़ा प्रोटेक्शन हीट लाइट का ज़रूरत रहता है इसमें। 24 घंटा आपको बिजली चाहिए इसमें। अनिकेत कुमार 2000 पेरेंटल से लगभग 1260 अंडे प्राप्त करते हैं और उन्हें हैचरी में रखकर 17 दिन में स्वस्थ चूजे तैयार करते हैं। इस प्रकार ये स्वयं ही चूजों को तैयार करके उन्हें पालते भी हैं। किसान भाइयों, इन चूजों को पालने में इन्हें कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना होता है, आइए जानते हैं। ध्यान यही देना रहता है कि लाइट कभी जैसे ज़्यादा ठंड आ गया तो बाहर पर्दा रहता है उसको गिरा दीजिए, और अगर अंदर देखिए कि गर्म हो गया है तो पर्दा उठा दीजिए ताकि हवा का आवागमन होने लगे तो वातावरण अंदर ठीक हो जाए। और यही सब कुछ देखना है। लाइट कभी नहीं कटना चाहिए, अंधेरा होने से वो उड़ने लगता है, तो उड़ने से टकराने से फिर वो डैमेज मोटिलिटी होने लगेगा। समय जैसे कि इसमें सुबह शाम वही ज़्यादा, इसमें मशीन का जो हैचरी है मेरा मेन वो है। हैचरी को 24 घंटा देखना पड़ता है, उसमें टेम्परेचर रहता है, मॉइस्चर रहता है, सब क्या उसका नंबरिंग रहता है, उस पर उसको सेट करके रखना है। तो इसीलिए थोड़ा सा समय, तो हैचरी अगर आप चला रहे हैं तो फिर समय आपको 24 घंटा देना पड़ेगा, और नहीं तो अगर चूजा कहीं से लेके आप अगर पाल रहे हैं तो फिर उसमें आपको है कि सुबह शाम 1-1 घंटा दे दीजिएगा तो बहुत है। अनिकेत कुमार का कहना है कि बटेर पालन में कोई खास देखरेख की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनमें मुर्गियों की तरह रोग नहीं होते हैं। ये किसान बटेर के चूजों को हैचरी में तैयार करते हैं और
पालन गृह में केवल धान की भूसी का लीटर बिछाते हैं और उस पर तैयार चूजों को छोड़ देते हैं। इनका कहना है कि बस मौसम के अनुसार और तापमान को देखते हुए बटेर गृह के पर्दे लगाना जरूरी है। अनिकेत कुमार का कहना है कि बटेर पक्षियों के लिए मुर्गियों का आहार ही दिया जाता है। एक चूजा एक माह में लगभग 600 ग्राम दाना खा जाता है और इन्हें कोई विशेष आहार नहीं देना पड़ता। दाना में इसका वही मुर्गी का ही दाना आता है, वो प्री स्टार्टर रहता है और फिर क्रम्स रहता है। एक सप्ताह तक मतलब प्री स्टार्टर दिया जाता है, उसके बाद फिर क्रम्स खा के वो रेडी हो जाता है। मेडिसिन इसमें कुछ वैसा नहीं है, ना वैक्सीन है ना मेडिसिन है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको हम मजबूत अंडे के लिए खाली कैल्शियम देते हैं और बच्चों को खाली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को मतलब जो पानी उसमें दे रहे हैं उसी में मतलब उसका क्वांटिटी लिखा हुआ रहता है, उसको डाल देते हैं, उसके बाद मिला के रख देते हैं, वो लोग पी लेते हैं। देखिए सप्ताह में एक दिन हम दे दिए, बस हो गया। वही शुरुआती जब बच्चा रहा तो उसी को बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, ऐसे इसमें मेडिसिन नहीं दिया जाता है। अनिकेत कुमार से जब हमने बटेर पालन में होने वाले खर्चों की बात की तो उन्होंने जानकारी दी कि एक पक्षी को तैयार करने में औसतन 30 रुपए का खर्च आता है। इसमें आहार, पानी, दवा, रखरखाव सभी तरह के खर्चे शामिल हैं और बाजार में बेचने पर प्रति पक्षी 40 रुपए प्राप्त हो जाते हैं। मार्केट तो वैसे पटना सिटी में है और वैसे पैकार लोग आते हैं बिहार के हर जिले से, जो अपने मेरा होलसेल रेट वही 40 रुपया है। जैसे कि एक महीना में अगर हम 2000 बटेर अगर निकाल रहे हैं तो उसमें करीब 40,000 रुपया आ जाता है। जैसे कि कभी मेरा प्रोडक्शन 3000 का रहा, मार्केट का ज़्यादा वैल्यू रहा तो 4000 हो गया, कभी 2000 निकालें, गर्मी में थोड़ा कम सेल होता है तो उसी हिसाब से जैसे कि 1000 बच्चा पे करीब 20,000 रुपया आपको बच जाएगा और टोटल खर्च लेबर कॉस्टिंग वगैरह सब काट के 20,000 रुपया बच जाता है। तो अगर आप 3000 बटेर निकाल रहे हैं एक महीना में तो आपको 60,000 रुपया आएगा, 4000 निकाल रहे हैं तो 80,000 आएगा। तो किसान भाइयों, आप भी अनिकेत कुमार की तरह इस व्यवसाय को छोटे स्तर से अपनाकर और भी आगे बढ़ सकते हैं और इनकी तरह इस व्यवसाय से अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के कुछ किसान भाई हल्दी की खेती करते हैं, लेकिन उनको हल्दी की खुदाई और खुदाई के बाद उसे उबालने तथा घिसकर साफ करने में अधिक धन खर्च करना पड़ता है, जिससे आपको कम लाभ मिलता है। तो हल्दी की खुदाई के बाद का खर्च कम कैसे करें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं जिला समस्तीपुर के प्रगतिशील किसान मुकेश पोदार। किसान भाइयों, हल्दी की विभिन्न किस्मों के पकने की अवधि 8 से 9 महीना तक होती है। अतः फसल तैयार होने से 30 दिन पहले पत्तियों को काट देना चाहिए। साथ ही साथ पत्तियों की कटाई से 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। उसके बाद हल्दी की खुदाई पारंपरिक तरीके से खुरपी या कुदाल की सहायता से कर सकते हैं। इस विधि से खुदाई करने पर समय और श्रम दोनों अधिक लगता है, लेकिन यदि आप हल्दी की खुदाई ट्रैक्टर चालित यंत्र द्वारा करते हैं तो समय और श्रम की बचत होती है। ये हल्दी का जो है ना हम लोग उबाल करते हैं। हल्दी का उबाल हम लोग पहले कढ़ाई में भर देते हैं, फिर उसको पन्नी लगा के ढक देते हैं, फिर अंदर में हम लोग 8 कुंटल माल भरते हैं और 4 ड्रम पानी देते हैं। और उसमें होता क्या है, पन्नी से ढक के बोरा से ढक देते हैं और लकड़ी लगाते लगाते उसका भाप से अपने आप वो पूरा फूल जाता है। पूरा फूलने के बाद हम लोग खुद पहचान जाते हैं जो हल्दी उबल गया। पारंपरिक तरीके से हल्दी को उबालने में अधिक समय लगता है और सभी कंदों का पकाव भी समान रूप से नहीं होता, लेकिन आप वाष्प द्वारा संयुक्त रूप से हल्दी पकाने वाले यंत्र का उपयोग कर सकते हैं।
तो उसमें कम समय लगता है तथा इन कंदों को सुखाने में 4 से 5 दिन ही लगता है। साथ ही इस प्रकार के कंदों में चमक और रंग अधिक आता है। इस यंत्र से एक दिन में 10 टन हल्दी पकाई जा सकती है। हल्दी उबालते समय इसकी परिपक्वता की पहचान के लिए हल्दी को बीच से तोड़ने पर पीला वाला भाग तार जैसा दिखाई देता है। या पकी हुई हल्दी में माचिस की तीली सुगमता पूर्वक घुस जाती है तो समझ लेना चाहिए कि हल्दी पूर्ण रूप से पक चुकी है। कंदों को सुखाने के लिए फटी पुरानी चादरों, साड़ियों अथवा जूट के बोरों का प्रयोग करना चाहिए। इससे कंद चपटे नहीं होते। कंदों को 3-4 दिन सुखाने के बाद प्रोसेसिंग करना चाहिए। सुखाने के बाद इसको करते हैं जो किसान लोग तो करते हैं कि नादी में लाद से रगड़ करके उसको कलर बना लेते हैं, मगर उसका कलर उतना नहीं आ पाता है। हम लोग एक मशीन रखे हुए हैं जो मशीन से 25 से 30 मिनट में 4 कुंटल माल रगड़ा करके राइमर हो जाता है, जिसका कलर बहुत तेज होता है। और मार्केट में उसका जो है लाद से घर्रा हुआ और मशीन से घर्रा हुआ जिसमें 200 रुपये का डिफरेंस बिकता है, तेज बिकता है। मशीन का कीमत तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपया पड़ जाता है। और इसमें 2 ब्लॉक रहता है लगा हुआ, ब्लॉक और बैरिंग। ब्लॉक बैरिंग के सहारे ड्राम को लटकाया जाता है। इसमें 22 इंची की पुल्ली एक ठो रहता है। सेकेंड पुल्ली इसका 24 इंची का रहता है, जिसके जरिए दोनों बेल्ट चलता है। और हम लोग तो 5 HP का इंजन से चला लेते हैं, कहीं कहीं 10 HP भी चलता है। इसका फाइन बेल्ट, फर्स्ट फाइन बेल्ट हम लोग देते हैं ड्राम से पुल्ली का। फर्स्ट फाइन बेल्ट देते हैं 10 फीट का। और दूसरी बड़ा इंजन से बड़ा फ्राइबिल पे डालते हैं, उसका हम लोग डालते हैं 25 फीट का पट्टा डालते हैं, जिससे ही वो नचते रहता है। ये हल्दी रगड़ने का खर्च तो लेबर से अगर किया जाए तो 1 कुंटल माल एक लेबर रगड़ेगा, जिसका चार्ज 200 रुपया है प्लस खाना खाता है। और मशीन से तो हम 4 कुंटल माल आधे घंटे में ही रगड़ लेते हैं, जिसका चार्ज हमको पड़ता है 4 कुंटल का मात्र 200 से 300 रुपया। अच्छे बाजार भाव के लिए कंदों पर पॉलिश करना जरूरी होता है। इसके लिए पॉलिशिंग मशीन का प्रयोग करना चाहिए। पॉलिश करते समय अंतिम 5 मिनट पहले 1 क्विंटल हल्दी में 2 किलोग्राम हल्दी पाउडर मिला देने से उसका रंग अधिक गहरा हो जाता है। कोई भी आदमी इस हल्दी को रगड़वाते हैं तो फिलहाल उसको भर दिन रहना पड़ता है। हमको तो आधे घंटे में ही सारा काम हो जाता है। भर दिन का काम आधा घंटा में कर लेते हैं, समय की बचत होता है और रुपये का बचत आधा से बेसी हो जाता है। प्रोसेसिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छोटे और बड़े कंदों को अलग अलग छांटकर जूट के बोरों में भर देना चाहिए। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई धान का रोपा कर चुके हैं वे खेत में जल जमाव बनाए रखें। जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल इस समय बाली निकलने की अवस्था है उसमें सिंचाई करें। आलू की फसल के बाद खेत खाली होने पर जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा सीमित है वे मूंग एवं उड़द की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। इन किस्मों में से किसी भी किस्म का चुनाव कर किसान भाई इनकी बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम एवं फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित कर लें। गर्मा मौसम की सब्जियां जैसे भिंडी, कद्दू, करेला, खीरा एवं नेनुआ आदि की बुआई करें।
इसके लिए भिंडी की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। बसंतकालीन मक्के की बुआई हेतु उपयुक्त समय है। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए सब्जियों की लगी हुई फसल जैसे चना, मटर, टमाटर, बैगन, पत्ता गोभी आदि में नमी की मात्रा को देखते हुए हल्की सिंचाई करें। जिन किसान भाइयों की आलू की फसल खुदाई योग्य तैयार हो गई हो, वह शीघ्र ही इसकी खुदाई का कार्य करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भृंग कीट का आक्रमण होने पर इसकी रोकथाम हेतु क्लोरपाइरिफास कीटनाशक दवा 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरह से पौधों पर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है जिला गया के कृषक घनश्याम पासवान ने। यह धान की पुआल को यूरिया से उपचारित करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो घनश्याम पासवान जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। चूँकि अभी हमारे किसान भाई धान का उपज प्राप्त कर चुके हैं और उनके पास प्रचुर मात्रा में पुआल है और वो पुआल जो होता है किसान भाई अपना पशुओं के चारे के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन अगर एक उपचार यूरिया से अगर वैसे पुआल का हम उपचार कर देंगे तो वैसे जो पुआल होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा 3 से 4% तक हो जाती है। साथ ही साथ जानवरों को कैल्शियम और फास्फोरस की भी उपलब्धता बढ़ जाती है। अब मैं इसका विधि बतलाऊंगा जो कि बहुत ही आसान विधि है। 100 किलो पुआल हमारे किसान भाइयों को ले लेना है, उसको एक पॉलीथीन के ऊपर उसको बिछा देना है। उसके बाद उसमें 4 किलो यूरिया का आप 50 लीटर पानी में घोल बना लीजिए अच्छे तरीके से और उस घोल को उस पुआल में अच्छे तरीके से छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद उसमें 3-4 बार पैर से आप लोग उसमें चढ़ जाइए जिससे कि वो जो घोल है वो अच्छे तरीके से उस पुआल पे मिल जाए। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उसी तरह से आपको वो ढेर को धीरे धीरे बढ़ाना है। मतलब फिर 100 किलो उसमें आप पुआल डाल लीजिए और 4 किलो यूरिया और 50 लीटर पानी का घोल बना के उसमें छिड़काव कर दीजिए। इस तरीके से आप एक ढेर बना लीजिए और उस ढेर को आपको प्लास्टिक से अच्छी तरह से ढक देना है। ये सुनिश्चित कर लेना है कि उसमें हवा अंदर ना जा सके और उसको 21 दिन आपको इसी तरीके से रखना है। 21 दिन तक उसमें रखने से जो यूरिया होता है उसमें केमिकल रिएक्शन पुआल के साथ करता है और उसको वो ज़्यादा पौष्टिक बना देता है। 21 दिन के बाद आप उस पुआल को बाहर निकाल सकते हैं। उस पुआल को निकालने के बाद उसको आप हवा में थोड़ा देर सुखा लीजिए। होता क्या है कि यूरिया का टूटने से उसमें अमोनिया गैस बन जाता है और अमोनिया के जो महक होता है उसके वजह से पशु उसको खाता नहीं है और उसको अगर आप 15-20 मिनट हवा में सुखा लीजिएगा तो वो गंध उसमें ख़त्म हो जाता है और पशु उसको आसानी से खा सकता है। अब इस पुआल को ध्यान देने योग्य बात है खिलाने में कुछ कि सबसे पहले तो जितना मात्रा में आप पहले खिलाते थे पशु को उतना ही मात्रा में इस पुआल को खिलाना है। ऐसा नहीं कि इसको बहुत अधिक मात्रा में अपने पशु को नहीं देना है, नहीं तो इससे यूरिया टॉक्सिसिटी या यूरिया का पॉइजन भी जानवरों में हो सकता है। साथ ही साथ 7 से 8 महीने के जो गर्भवती पशु वैसे पशुओं को आप ये उपचारित पुआल को नहीं खिलाना है और 6 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही पशुओं को आप उपचारित पुआल नहीं खिलाइएगा। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है हंसापुरा जिला सिवान के कृषक राजीव कुमार ने। इनकी गेहूं की फसल में दीमक कीट और बाली काली होने की समस्या देखने में आ रही है। यह इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो राजीव कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई आप गेहूं और जौ में खेत में विशेष निगरानी की जरूरत है। अक्सर देखा गया है कि प्रदेश के बहुत से किसान भाई बीज को उपचारित किए बिना ही गेहूं की बुआई कर देते हैं, जिसके कारण फसल पर कंडुआ रोग का प्रकोप होने लगता है। इस रोग के कारण बालियां काली पड़ जाती हैं और रोग की उग्रता होने पर बाली में दाना नहीं बनता, साथ ही काला चूर्ण निकलता है।
जो कि हवा में उड़कर दूसरे पौधों को भी रोग ग्रसित कर देता है। अतः इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों को बोने से पूर्व थीरम दवा से बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। साथ ही रोग ग्रसित बालियों को सावधानी पूर्वक तोड़कर एक पॉलिथीन में इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इस समय दीमक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। ये कीट भूरे मटमैले रंग का होता है, जो कि पौधों की जड़ों, पत्तियों और तनों को काटकर पूरी फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अतः आप इस कीट की रोकथाम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। गेहूं में किसान भाइयों, यदि इस अवस्था पर आपको उदई का या टर्माइट का आक्रमण दिखने लगे तो तुरंत हमें, जब सिंचाई का पानी दे रहे हैं उसके साथ हमें क्लोरोपाइरीफॉस को हमें देना है। क्लोरोपाइरीफॉस को किसान भाइयों हमें 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें इसको देना है। इसको देने के लिए किसान भाइयों ये ध्यान रखें, जो आपके सिंचाई का धुरा है या जहाँ सिंचाई का पानी दे रहे हैं उस पानी के ऊपर आप मटकी लगा दें, नीचे की तरफ छेद कर दें और एक धागा लटका दें और धीरे धीरे टप 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 करके इस जो पानी है उस गड्ढे में आप क्लोरोपाइरीफॉस दवाई को भर लें और धीरे धीरे टप 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 करके उसको सिंचाई के धोरे के साथ इस दवाई को, क्लोरोपाइरीफॉस दवाई को दे देंगे तो जो उदई की जो समस्या है वो नष्ट हो जाएगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मक्के की फसल में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और निदान, फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों का जैविक तरीके से नियंत्रण व उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatavihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।